हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 लेकर आई हूँ मैं। और इससे पहले के लेक्चर में हमने सारे बैक्टीरियल डिजीज़ जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं और ऐसे बैक्टीरियल डिजीज़ जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, उन सभी बैक्टीरियल डिजीज़ को जो कि इम्पॉर्टेंट हैं उन सभी को मैंने डिस्कस किया था। और आज के लेक्चर में हम सभी वायरल डिजीज़ को डिस्कस करेंगे, जिनमें से कुछ वायरल डिजीज़ तो ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं, और जो वायरल डिजीज़ एनसीईआरटी में दिए गए हैं उनको हम काफ़ी बारीकी से डिस्कस करेंगे। और जो डिजीज़ एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं बट एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, उन सभी वायरल डिजीज़ को भी हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम वायरल डिजीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि सभी को पता है, वायरल डिजीज़ ऐसी बीमारियों को कहा जाता है, ऐसे डिजीज़ को कहा जाता है जो कि एक वायरस के द्वारा कॉज किए जाते हैं। ऐसी बीमारियां जिनको एक वायरस कॉज करता है, एक वायरस से जो बीमारियां होती हैं उन सभी बीमारियों को कहा जाता है वायरल डिजीज़। तो आई होप आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर होगा। जैसे कि मैंने कुछ वायरल डिजीज़ का एग्जाम्पल लिया है, लाइक कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड को सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। आमतौर पे हम अपनी ज़िंदगी में कई बार कॉमन कोल्ड के शिकार होते रहते हैं। इसके अलावा स्मॉल पॉक्स, मम्स, इन्फ्लुएंजा, ये सभी वायरल डिजीज़ेज़ हैं। और आज हम इन चारों वायरल डिजीज़ेज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसमें से कॉमन कोल्ड जो है वो एनसीईआरटी में भी दिया गया है। तो जो पहला डिजीज़ हम डिस्कस करेंगे वायरल डिजीज़, वो है कॉमन कोल्ड। अब कॉमन कोल्ड को जो पैथोजन कॉज करता है, जिस पैथोजन के वजह से ये बीमारी होती है, उस पैथोजन का नाम है राइनो वायरस। आप लोगों को बहुत क्लियरली याद रखना है कि कॉमन कोल्ड का पैथोजन राइनो वायरस होता है। अब ये बीमारी फैलती कैसे है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, तो इसका आंसर है कि ये एक तरह का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है, कॉमन कोल्ड एक तरह का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। अब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का क्या मतलब हुआ? अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट एयर में बाउंड हो गए तो वो उसको कहा जाता है एरोसोल। अगर अफेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट, जो उसकी नाक से जो छींटें निकल रही हैं, वो एयर में घुल गए तो उस एयर को कहेंगे एरोसोल। और अगर इस एरोसोल को पास में बैठा कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन इनहेल कर ले तो ये एरोसोल के थ्रू पर्सन के ड्रॉपलेट हेल्दी पर्सन के अंदर पहुंच जाएंगे, उसके नोज़ के थ्रू उसके रेस्पायरेटरी ट्रैक में पहुंच जाएंगे। और इसी ड्रॉपलेट में होता है राइनो वायरस, और ये राइनो वायरस पहुंच जाएगा हेल्दी पर्सन के रेस्पायरेटरी ट्रैक में। तो आप समझ गए कि ये एक तरह का क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एरोजोल इन्फेक्शन है, जो कि आपको बहुत क्लियरली याद रखना है, क्वेश्चन में भी कई बार पूछा जाता है। जैसे ही ये राइनो वायरस ड्रॉपलेट के थ्रू हेल्दी पर्सन के नोज़ के थ्रू उसके रेस्पायरेटरी ट्रैक में एंटर करता है, ये पर्सन को क्या कर देता है, अफेक्ट करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है पर्सन के रेस्पायरेटरी ट्रैक में पहुंचकर। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, कभी भी राइनो वायरस पर्सन के लंग्स में इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। क्वेश्चन में कई बार ये पूछ लिया जाता है, क्या कॉमन कोल्ड में लंग्स प्रभावित होते हैं, क्या लंग्स पे कॉमन कोल्ड का इफ़ेक्ट पड़ता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि कॉमन कोल्ड में जो राइनो वायरस है वो लंग्स में कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है। देखिए, हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम को 2 पार्ट में बांटा जाता है, उसके पूरे पाथ को, उसके पूरे ट्रैक को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक में लंग्स को छोड़कर बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको रखा जाता है, और लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे लंग्स को रखा जाता है। तो जो राइनो वायरस है वो हमारे अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, लाइक नोज़, ट्रैक या ब्रोंकियल्स, इनको अफेक्ट करता है, लेकिन ये लंग्स को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही क्लियरली याद रखना है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर होगी।
इसके बाद मैंने स्टेटमेंट में भी लिख दिया है, इन्फेक्शन ऑफ नोज़ एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। ये जो कॉमन कोल्ड है वो एक तरह का इन्फेक्शन है, किसका, नोज का इन्फेक्शन है और रेस्पिरेटरी पैसेज का इन्फेक्शन है, बट ये लंग्स का इन्फेक्शन नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर किसी पर्सन को कॉमन कोल्ड हो जाए तो उसमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर किसी पर्सन को कॉमन कोल्ड होता है तो इन्फेक्शन के बाद जो पहला सिम्टम्स पर्सन में देखने को मिलता है वो ये है कि पर्सन के नाक बंद हो जाते हैं, और पर्सन का नाक बंद हो गया इसी को कहा जाता है नेजल कंजेशन। पर्सन का क्या हो जाता है, नेजल कंजेशन हो जाता है, उसका नाक बंद हो जाता है, और नेजल कंजेशन के साथ ही कुछ फ्लूइड उसके नाक से बहने लगते हैं, कुछ डिस्चार्ज उसके नाक से होने लगता है, जिसे कहा जाता है नेजल डिस्चार्ज। तो ये पहले सिम्टम्स हैं जो पर्सन में देखने को मिलते हैं कि नेजल कंजेशन हो जाता है एंड नेजल डिस्चार्ज होता है। इसके अलावा सोर थ्रोट हो जाता है, गले में खराश स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ ही हॉर्सनेस, आवाज़ में भारीपन आ जाता है। इसके अलावा कफ, पर्सन को खांसी होती है, हेडेक, टायर्डनेस, सर में दर्द, साथ ही टायर्डनेस, थकावट महसूस होती है। ये सारे कॉमन कोल्ड के सिम्टम हैं। अब ये जो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं ये पर्सन में 3 से 7 दिनों तक देखने को मिलते हैं। इसके बाद ये सिम्टम धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाते हैं, मीन्स पर्सन धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगता है। 3 से 7 दिनों के बाद ये सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं, पर्सन अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगता है। साथ ही एक बात और ध्यान में रखना है, कॉमन कोल्ड में थोड़ा माइल्ड फीवर भी रहता है। इसके बाद कुछ और भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन मैंने बता रखा है कि कुछ और भी तरीके हैं जिनकी वजह से कॉमन कोल्ड का वायरस अफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ट्रांसमिट होता है। जैसे अगर अफेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट हैंड टू हैंड कांटेक्ट कर लें, तो अगर उसने अपने नाक को टच कर रखा है, उसके नाक की कुछ छींटें अगर उसके हाथों पे लगी है और आपने उस अफेक्टेड पर्सन से जो कॉमन कोल्ड से अफेक्ट है उससे हाथ मिला लिया और बाद में अपने नाक को टच कर दिया, तो वो वायरस इस तरह से डायरेक्ट हैंड टू हैंड कांटेक्ट के थ्रू भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक तक पहुंच जाएगा और आपको अफेक्ट कर देगा। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके द्वारा यूज किए गए रुमाल, टॉवेल, इन चीज़ों को भी अगर किसी हेल्दी पर्सन ने यूज कर लिया तो कॉमन कोल्ड का वायरस हेल्दी पर्सन तक ईजिली उसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये सारे और भी कुछ मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिसके थ्रू कॉमन कोल्ड का वायरस हेल्दी पर्सन तक पहुंचता है और उनको अफेक्ट करता है। अब रही बात कॉमन कोल्ड के ट्रीटमेंट की, तो कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज़ है और हमें पता है कि वायरल डिजीज़ के लिए डायरेक्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए हम पर्सन के सिम्टम्स को देखते हैं और उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। देखिए, वायरल डिजीज़ेस जो होती हैं उनके लिए ऐसा नहीं है कि वायरस के लिए कोई ट्रीटमेंट है, डायरेक्ट एंटीवायरल दे दो और पर्सन ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है वायरल डिजीज़ में। वायरल डिजीज़ में पर्सन के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, जबकि जो बैक्टीरियल डिजीज़ है उनमें हम एंटीबैक्टीरियल्स ट्रीटमेंट देते हैं, जबकि यहाँ पे एंटीवायरल्स के साथ साथ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी देते हैं पर्सन को वायरल डिजीज़ के अंतर्गत। इस फ्लो चार्ट के थ्रू भी आप कॉमन कोल्ड के कुछ सिम्टम्स को ध्यान में रख सकते हैं। जैसे इसमें रैनी नोज़ होता है, नाक बहती है कॉमन कोल्ड में, जिसको अभी मैंने बताया था कि नेजल कंजेशन के साथ साथ क्या होता है, नाक से कुछ फ्लूइड पास आउट होता है, बाहर निकलते रहता है। इसके अलावा माइल्ड फीवर भी रहता है पर्सन को, साथ में राइनाइटिस हो जाता है। राइनाइटिस का मतलब है नोज में इन्फेक्शन, नोज में इन्फ्लामेशन। जो राइनो वायरस है वो पर्सन के नोज़ में इन्फ्लामेशन कॉज करता है, नोज़ को इन्फेक्ट करता है, इस वजह से नोज़ थोड़ी सूज जाती है, फूल जाती है कॉमन कोल्ड के दौरान। साथ में पर्सन को कफिंग होता है, खांसी आती है।
उसके अलावा पर्सन में क्या होता है, सोर थ्रोट हो जाता है, गले में खराश, हेडेक, और ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वीकनेस वगैरह। तो ये सारे सिम्टम्स आपको ध्यान में रखने हैं जो कॉमन कोल्ड में अपीयर होते हैं। और ये सारे सिम्टम्स जैसे कि मैंने बताया 3 से 7 दिन तक पर्सन में दिखाई देते हैं, उसके बाद पर्सन धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसके अलावा अब एक बात और हमें याद रखना है कि अगर हमें कॉमन कोल्ड से बचना है, हम चाहते हैं कि हमें कॉमन कोल्ड ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट से बचना चाहिए। अब इससे कैसे बच सकते हैं आप, तो आप मास्क लगाइए, मास्क लगा करके आप एरोजोल के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, अफेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो आप इस वायरस के इन्फेक्शन से बच सकते हैं, कॉमन कोल्ड से बच सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वायरल डिजीज़ है वो है स्मॉल पॉक्स, जिसे छोटी माता भी कहा जाता है। आप सभी ने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। अब ये जो बीमारी है वो जिस वायरस के थ्रू कॉज की जाती है, जिस वायरस के द्वारा होता है, उसका नाम है वेरियोला वायरस, जो कि बहुत ध्यान से याद रखना है। इसका पैथोजन है वेरियोला वायरस। ये जो बीमारी है ये हाईली कंटाजियस है एंड फ्रीक्वेंटली फेटल वायरल डिजीज़ है। इसका मतलब हाईली कंटाजियस बीमारी है, मीन्स ये बहुत तेज़ी से फैलता है और ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली फेटल वायरल डिजीज़ है जो लगातार फ्रीक्वेंटली बार बार होता रहता है, फैलता रहता है। ठीक है, इसका जो पैथोजन है वो क्या है, वेरियोला वायरस। ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद डिजीज़ इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेरियोला वेरा। स्मॉल पॉक्स को एक और नाम से जाना जाता है, वेरियोला वेरा के नाम से। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेरियोला वेरा। अब ये जो स्मॉल पॉक्स है ये 20th सेंचुरी में लगभग 300 to 500 मिलियंस डेथ का रीज़न बना था। 20th सेंचुरी में ये बीमारी इस कदर फैली थी कि लगभग 300 से 500 मिलियन डेथ का ये कारण था। तो ये पॉइंट्स भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। इसके बाद जैसे कि कोई भी बीमारी है तो उस बीमारी के फैलने का एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, उसी तरह से वेरियोला वायरस भी किसी मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू ही हेल्दी पर्सन तक पहुंचता है और उसमें स्मॉल पॉक्स कॉज करता है। तो ये भी एक तरह का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इसके अलावा ये इन्फेक्टेड पर्सन के पस के थ्रू भी फैलता है। वो कैसे फैलता है वो मैं आगे बताऊंगी। अब स्मॉल पॉक्स में वायरस किस तरह से हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करता है तो वो देख लेते हैं। मान लीजिए कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने अपने ड्रॉपलेट रिलीज़ किए और उस ड्रॉपलेट को किसी हेल्दी पर्सन ने इनहेल कर लिया, तो वो उस ड्रॉपलेट में जो वायरस है वेरियोला वायरस, वो हेल्दी पर्सन के रेस्पिरेटरी पैसेज के थ्रू उसके लिम्फ नोड तक पहुंच जाता है और लिम्फ नोड पर पहुंचकर वहां पे जो हमारी बॉडी की वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनको बहुत तेज़ी से अफेक्ट करता है वेरियोला वायरस, और जिसकी वजह से पर्सन धीरे धीरे इन्फेक्टेड होने लगता है और लास्टली इसके इंक्यूबेशन पीरियड के ख़त्म होने से पहले पर्सन इस डिजीज़ का शिकार हो जाता है। इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इस वायरस को इंक्यूबेट होने में बॉडी में लगभग 12 से 14 दिन या 7 से 17 दिन का समय लगता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, 12 से 14 दिन या 7 से 17 दिन का पीरियड्स लगते हैं, टाइम लगते हैं इस वायरस को अपना असर दिखाने में, बॉडी में इंक्यूबेट होने में। जैसे ही ये वायरस अपना इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट करता है, पर्सन अफेक्टेड हो जाता है और पर्सन में स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं।
पर्सन में जो सबसे पहला सिम्टम स्मॉल पॉक्स का नज़र आता है वो है कि पर्सन को 103 डिग्री सेल्सियस का फीवर रहता है 3 से 4 दिनों के लिए। साथ ही पर्सन में हेडेक, चिल्स, वोमिटिंग्स के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। जब पर्सन अफेक्टेड हो जाता है तो पर्सन के इनिशियल सिम्टम्स जो नज़र आते हैं, जो फिज़िकली नज़र आते हैं, वो हैं कि उसकी बॉडी पे रैसेस बन जाते हैं। और ये रैसेस जो हैं वो शुरू में तो फ्लैट होते हैं बट बाद में ये थोड़े बड़े हो जाते हैं और इनमें पस भर जाता है। जब ये थोड़े बड़े होते हैं तब इन रैसेस को मैक्यूल्स कहा जाता है और बाद में जब इन मैक्यूल्स में पस भर जाता है तब इनको ब्लिस्टर्स कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया भी है कि पहले रैसेस बनता है बॉडी में, फिर ये रैसेस में क्या भर जाता है, पस भर जाता है। पस भर जाने के बाद इन्हीं रैसेस को ब्लिस्टर्स कहा जाता है। और जब ये पीरियड आता है तो पर्सन की बॉडी में बहुत सारे दाने दिखाई देते हैं, उसके पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स में हर जगह ब्लिस्टर्स दिखाई देते हैं। और इन ब्लिस्टर्स में लास्ट स्टेज में क्या भर जाता है, पस भर जाता है। और अगर ये पस हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ जाए तो हेल्दी पर्सन को भी अफेक्ट कर देता है, क्योंकि हेल्दी पर्सन में भी पस के थ्रू वेरियोला वायरस पहुंच जाता है हेल्दी पर्सन तक और उसके अंदर स्मॉल पॉक्स कॉज कर देता है। जैसे कि मैंने बता दिया था इसका इंक्यूबेशन पीरियड्स, यहाँ पे एक बार और दिखा दिया है। इंक्यूबेशन पीरियड्स जो है 12 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। वायरस को इतना टाइम लगता है, जैसे वायरस बॉडी के अंदर एंटर करता है उसके बाद 12 से 14 दिन के बाद ये अपना असर दिखाता है और इसके बाद स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स नज़र आते हैं हेल्दी पर्सन के अंदर। स्मॉल पॉक्स के में क्या होता है, पर्सन के सलाइवा, यूरिन, इन सब से भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के सलाइवा, यूरिन ये भी इन्फेक्टेड ही होंगे तो ये भी अगर हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ गए तो उसे अफेक्टेड कर सकते हैं, उसे भी डिजीज्ड कर सकते हैं। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके सलाइवा और उनके यूरिन के कांटेक्ट से भी हमें दूर रहना चाहिए ताकि ये वायरस हमारे तक ना पहुँचे, हमें अफेक्ट ना कर पाए। एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स में किस तरह से बॉडी पे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। पहले ये छोटे छोटे रैसेस बनते हैं रेड कलर के, बाद में इनमें फ्लूइड भर जाता है, तब इन्हें म्यूक्यूल्स कहा जाता है और बाद में जब ये फ्लूइड पस में कन्वर्ट हो जाता है तब इन्हें ब्लिस्टर्स कहा जाता है। इस तरह से पूरी बॉडी में स्मॉल पॉक्स जब होता है तो इस तरह से पूरी बॉडी में बहुत सारे ब्लिस्टर्स बन जाते हैं और ये जो बीमारी है ये बहुत तेज़ी से फैलता है दूसरे पर्सन में। आई होप आपको स्मॉल पॉक्स क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वायरल डिजीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है मम्प्स। मम्प्स भी एक कम्युनिकेबल वायरल डिजीज़ है जो कि पर्सन टू पर्सन बहुत ही ईजिली ट्रांसमिट हो जाता है, बहुत जल्दी फैलता है। इस बीमारी में जो मेनली अफेक्टेड ऑर्गन है वो है हमारे सलाइवरी ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड्स भी 3 टाइप के होते हैं, जिनमें से जो हमारी पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड हैं जो कि हमारे चीक रीजन में प्रेजेंट होती हैं वो मेनली अफेक्ट होती हैं। तो ये बात बहुत ध्यान से रखना है याद कि मम्प्स में जो पैरोटिड ग्लैंड हैं वो अफेक्ट होती हैं मेनली। मम्प्स का जो कॉजिंग एजेंट वायरस है, जिस वायरस की वजह से ये डिज़ीज़ होती है, उस डिज़ीज़ कॉजिंग वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस मम्प्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस बीमारी का एक और नाम भी है, इसको इन्फेक्शियस पैरोटिडाइटिस भी कहा जाता है। इस नाम से ही मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। जैसे देखिए यहाँ पे इन्फेक्शियस पैरोटिडाइटिस का मतलब क्या है। यहाँ पे पैरोटिडाइटिस, इसमें 2 वर्ड हैं। पहला जो पैरोटिड वर्ड है वो तो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो आइटिस वर्ड है
ये इन्फ्लामेशन के लिए यूज़ किया जाता है, स्वेलिंग के लिए यूज किया जाता है। बायोलॉजी में कभी भी अगर हम स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन के लिए कोई साइंटिफिक वर्ड, कोई बायोलॉजी के टर्म में कोई वर्ड यूज़ करते हैं उसको डिनोट करने के लिए, तो वो आइटिस वर्ड यूज़ किया जाता है। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और पैरोटिड आइटिस का इस पूरे वर्ड का मीनिंग होगा पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में इन्फ्लामेशन। तो इस बीमारी को इन्फेक्शियस पैरोटिड आइटिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बीमारी में जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये जो पैरामिक्सो वायरस है ये हमारी पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन कॉज करता है। अब ये जो बीमारी है इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही है। ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ही फैलता है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में हेल्दी पर्सन आ जाए तो उसको भी मम्स हो सकता है, क्योंकि पैरामिक्सो वायरस ड्रॉपलेट के थ्रू बहुत ही ईजिली हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफ़र होता है। तो अगर आपको पैरामिक्सो वायरस से बचना है तो आपको मम्स बीमारी से जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ड्रॉपलेट से बचकर रहना पड़ेगा। तो चलिए एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। अगर पैरामिक्सो वायरस किसी हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर करता है तो किस तरह से वहाँ पे ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद मम्स डिजीज़ कॉज करता है। तो मैंने एक फ़्लो चार्ट बनाया था और वही फ़्लो चार्ट मैं आप लोगों को भी समझा रही हूँ। देखिए, जैसे ही पैरामिक्सो वायरस किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर करेगा तो वो उसके नोज़ के थ्रू एंटर करेगा, फिर उसके बाद वो उसके पैरोटिड ग्लैंड जो कि चीक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, गालों के पास प्रेजेंट होते हैं हमारे पैरोटिड ग्लैंड, वहाँ तक पहुँचता है और वहाँ पैरोटिड ग्लैंड के अंदर एंटर करने के बाद उस पैरोटिड ग्लैंड में अपना घर बना लेता है और वहाँ पे वो रैपिडली लगातार डिवीज़न करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है और अपनी संख्या बढ़ाता है और अपनी वायरस की बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बना लेता है। जब ये बहुत सारी कॉलोनियाँ पैरोटिड ग्लैंड के अंदर बना लेता है तो ये क्या करता है, पैरोटिड ग्लैंड की एरिया को ब्लॉक कर देता है। जब पैरोटिड ग्लैंड की एरिया को ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, अगर अंदर में वायरस की संख्या बढ़ेगी तो पैरोटिड ग्लैंड का साइज़ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसके रिज़ल्ट में क्या होगा, जब वायरस की बहुत सारी कॉलोनियाँ बन जाएंगी पैरोटिड ग्लैंड के अंदर तो जो पैरोटिड ग्लैंड है उसका साइज हो जाएगा इंक्रीज, पैरोटिड ग्लैंड हो जाएगा साइज़ में बड़ा, और जब पैरोटिड ग्लैंड साइज़ में बड़ा होगा तो ये हमारे गालों को बाहर की तरफ ढकेलेगा, जिससे गाल क्या होंगे, बाहर की तरफ फूले हुए दिखाई देंगे। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा जिसको मम्स डिजीज़ होगा उसका चेहरा क्या होगा, पूरा फूला हुआ दिखाई देगा, उसके दोनों गाल एकदम ज़्यादा फूले हुए दिखाई देंगे। अब इस डिज़ीज़ के कुछ सिम्टम्स होंगे वो देख लेते हैं। तो सिम्टम्स ऑफ मम्स में क्या होता है, पेनफुल स्वेलिंग इन पैरोटिड ग्लैंड, जो पैरोटिड ग्लैंड है उनमें पेनफुल स्वेलिंग हो जाता है, मतलब पैरोटिड ग्लैंड में सूजन तो होता ही है, साथ ही साथ वहाँ पे बहुत तेज़ दर्द भी रहता है। साथ ही पर्सन को फीवर, हेडेक ये सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग के साथ साथ पर्सन के पूरे फेस में स्वेलिंग हो जाता है, उसके गाल जो है वो बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, उसका पूरा फेस फूला फूला दिखाई देता है 1 to 2 वीक के लिए, ये सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। अब जब ये वायरस किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर करता है तो इसको इंक्यूबेट होने में कुछ टाइम तो लगता होगा ना, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 12 to 26 डे या 2 to 3 वीक। मतलब ये जो वायरस है अगर किसी हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर किया तो तुरंत अपना असर नहीं दिखाएगा, तुरंत ही उसको मम्स डिजीज़ कॉज नहीं कर देगा। इसको डिजीज़ कॉज करने में लगभग 12 से 26 दिन या 2 से 3 सप्ताह का टाइम लगता है। 2 से 3 सप्ताह के बाद पर्सन में ये सिम्टम नज़र आएंगे
जो अभी मैंने बताया है, और पता चलेगा कि पर्सन को मम्स हुआ है। अब देखिए, कोई भी बीमारी होता है तो अगर उसका सही से इलाज ना कराया जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी मेल को मम्स हुआ था और उस मेल ने अपना अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो उस मेल के जो टेस्टिस हैं उनमें भी स्वेलिंग कॉज कर देता है ये वायरस। अभी तो उसने सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग किया था, सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड को इन्फेक्ट किया था, लेकिन अगर पर्सन ने सही तरीके से इलाज नहीं कराया और उसके अंदर ये मम्स के जो वायरस है, पैरामिक्सो वायरस जो है, वो अगर और ज़्यादा संख्या में बढ़ गया तो वो उसके टेस्टिस तक पहुंच जाता है और उसके टेस्टिस में भी स्वेलिंग कॉज कर देता है। और अगर किसी मेल के टेस्टिस में स्वेलिंग आ जाए तो इसको कहा जाता है ऑर्काइटिस। तो ऑर्काइटिस का सिम्टम देखने को मिलता है सीवियर केस में मम्स के। किस में? मेल में। अगर मेल में मम्स हुआ है और उसने सही तरीके से इलाज नहीं कराया तो उसमें ऑर्काइटिस भी हो सकता है, मतलब उसके टेस्टिस में भी स्वेलिंग हो सकता है। इसी तरह से अगर किसी फीमेल को मम्स हुआ है और उस फीमेल ने अच्छे से इलाज नहीं कराया तो ये जो वायरस है वो उसके ओवरी तक पहुंच जाएगा और उसके ओवरी में स्वेलिंग कॉज कर देगा। और अगर ओवरी में स्वेलिंग हो जाती है तो इसे कहा जाता है ऑफ्राइटिस। ओवरी के स्वेलिंग को, ओवरी के सूजन को कहा जाता है ऑफ्राइटिस। तो कभी भी मम्स हो तो उसका इंस्टेंट ट्रीटमेंट कराना चाहिए, नहीं तो ये साइड इफ़ेक्ट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अब ये जो वायरल डिजीज़ है, इसके बचाव के लिए एक वैक्सीन भी दी जाती है जो कि 12 से 15 मंथ के बच्चे को दी जाती है, और इस वैक्सीन को कहा जाता है MMR वैक्सीन। जो भी 12 से 15 मंथ के बच्चे होते हैं उनको ये वैक्सीन दी जाती है ताकि उनको फ्यूचर में कभी भी मम्स का वायरस, पैरामिक्सो वायरस अफेक्ट ना कर सके। आप देख सकते हैं एक डायग्राम के थ्रू इसमें किस तरह से मम्स डिजीज़ में चीक रीजन में स्वेलिंग हो जाता है, गाल किस तरह से फूल जाता है। मम्स के बाद जो नेक्स्ट वायरल डिजीज़ है वो है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर विंटर के सीज़न में फैलता है ये बीमारी, और इसका कॉजिंग एजेंट, कॉजिंग पैथोजन है इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस इस बीमारी को कॉज करता है, इसकी वजह से ये बीमारी होती है। और ये जो बीमारी है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में थ्रू एयर बहुत तेज़ी से फैलता है, क्योंकि इसका जो वायरस है वो एयर में रहता है और एयर के थ्रू ये बहुत तेज़ी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाता है। ये बीमारी भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करती है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करती है। और इस बीमारी के जो मेन सिम्टम्स हैं, फ्लू के जो मेन सिम्टम हैं वो क्या है कि इसमें फ़ीवर रहता है 38 to 40 डिग्री सेल्सियस, हेडेक, रेनी नोज, सोर थ्रोट, नाक बहती है, गले में खराश रहता है, ड्राई कफ, सूखी खांसी आती है, साथ ही पर्सन में डायरिया, दस्त या वोमिटिंग, ये सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। पर्सन को दस्त होता है, साथ में वोमिटिंग भी होती है। ये सारे सिम्टम्स फ्लू के पेशेंट में देखने को मिलते हैं, और ये भी एक तरह का क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आ जाए तो उसमें बहुत तेज़ी से ये बीमारी फैल जाती है। फ्लू उसमें भी फैल जाता है, फ्लू का वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ड्रॉपलेट के थ्रू पहुंचेगा और उसे भी इन्फेक्ट कर देगा। हम फ्लू से बचना चाहते हैं या जो भी बीमारियां हैं जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलती हैं, तो ऐसी बीमारियों से अगर हमें बचना है तो हमें इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट से बचना होगा, उसके इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट से दूर रहना पड़ेगा, तभी जाके हम ऐसी बीमारियों से बचे रहेंगे। तो यहाँ पे एक फ़्लो चार्ट के थ्रू मैंने बताया है
फ्लू के कुछ सिम्टम्स लाइक जैसे रेनी नोज़ होता है, शोर थ्रोट, गले में खराश रहती है, ड्राई कफिंग रहती है पर्सन को, सूखी खांसी जिसे कहते हैं। साथ ही उसमें उसके मस्कुलर एक्सट्रीम टायर्डनेस रहते, उसके मसल्स में उसको थकावट होती है, पेन होता है। और साथ में फीवर भी रहता है पर्सन को, और जॉइंट्स में भी पेन होता है। ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं फ्लू के पेशेंट में। इसके अलावा वोमिटिंग के बारे में तो मैंने बताया ही था। तो आज के लेक्चर में हमने कुल 4 वायरल डिजीज़ेस को डिस्कस किया। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।